नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम है कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, हिंदी का जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उसको लेकर हम लोग आए थे। ठीक है, तो आज हमारा 5वां चैप्टर है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए सीक्वेंस वाइज। ठीक है, और अगर आप हिस्ट्री का MCQ चाहिए या थ्योरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस में आपको मैथ का चाहिए प्लेलिस्ट तो वो भी मिल जाएगा, रीजनिंग का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ग्रुप डी का हो चाहे किसी भी एग्जाम को हो, सभी का प्लेलिस्ट चैनल बना हुआ है। आप जाइए और सीक्वेंस वाइज देखिए। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के हम लोग। आज हमारा चैप्टर है उत्साह अट नहीं रही। परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ। आप सभी को मालूम होगा कि चैप्टर में, ठीक है, यानी कि जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम याद रखना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग नाम को याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी चैप्टर है उसका सबसे पहले हम लोग लेखक का नाम याद करना है, उसका जन्म, कहाँ पे एजुकेशन हो, तो उनकी माता पिता, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, और उनके साहित्य 1-2 है उसको भी याद करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, इनके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बंगाल के महिषादल में या हरियाणा के फरीदाबाद में। तो कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बंगाल के महिषादल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था। बोले ना कि लेखक परिचय का उनका जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो कहाँ पे हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म, कब हुआ था, 1888 में या 1899, 1895 या 1876। प्रश्न संख्या 2, जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 2। तो कब हुआ था, 1899 में। 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाषा से हटकर, किस चीज़ से हटकर, भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया। भाषा से हटकर निराला जो कवि है वो कौन सी विषयों का अध्ययन करते थे। प्रश्न संख्या 3 बताइए, प्रश्न संख्या 3 कौन से विषय का अध्ययन करते थे। तो कौन से विषय का अध्ययन करते थे, संगीत तथा दर्शन शास्त्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ। निराला का संपूर्ण जो साहित्य है किस नाम से प्रकाशित हुआ, जल्दी से। प्रश्न संख्या 4, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 4 का क्या होगा, निराला रचनावली, यानी कि निराला का संपूर्ण जो साहित्य है किस नाम से प्रकाशित हुआ, निराला रचनावली। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 5, निराला की और औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई। निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई थी। ठीक है, किस कक्षा तक हुई थी, निराला की औपचारिक शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी। प्रश्न संख्या 5 जल्दी बताइए, किस कक्षा तक हुई थी, किस कक्षा तक हुई थी। तो 9वीं कक्षा तक हुई थी। कितना, 9वीं कक्षा तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने से आपका टाइम जाएगा, क्योंकि मैं एक चैप्टर से लगभग 60 प्रश्न करवाता हूँ। कितना, 60 प्रश्न, 60 से 50 प्रश्न होते हैं। तो आज का जो चैप्टर लगभग 50 प्रश्न है और पिछला मैंने जितना भी करवाया लगभग 60 प्रश्न है।
ठीक है। तो यानी कि 60 प्रश्न अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या है। जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उससे अच्छा उस चीज़ को मैंने नीचे क्वेश्चन वाइज में ला दिया हूँ, ठीक है। जो एक्सप्लेन मैं करता उसे क्वेश्चन के रूप में नीचे लाया हूँ। तो एक चैप्टर से 50 प्रश्न 60 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मायने, अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और नहीं जानते हैं तो वेट कीजिए कुछ सेकंड। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई? निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 6 बताइए। प्रश्न संख्या 6 का बताइए क्या होगा। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में बटी हुई थी? तो 8 खंडों में। कितना? 8 खंडों में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? 8 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, देखिए अभी लेखक परिचय से ही प्रश्न बन रहे। निराला किनके विचारों से अधिक प्रभावित थे? निराला जो थे, देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है या कुछ भी होता है जिससे वो ज़्यादा प्रभावित होते। तो आपके जीवन में भी कौन होगा? आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। तो निराला जी के विचारों में अत्यधिक प्रभाव यानी कि प्रभाव डालने वाले कौन थे? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। 7 का जवाब दीजिए। 7 का जवाब दीजिए, कौन थे? तो कौन थी? रामकृष्ण परमहंस भी थे, स्वामी विवेकानंद भी थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि ये दोनों। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निराला का संबंध किस पत्रिका से है? निराला का संबंध किस पत्रिका से है? प्रश्न संख्या 8। निराला का संबंध किस पत्रिका से है? चलिए आगे बढ़िए, बताइए जल्दी से। किस पत्रिका से है? तो मतवाला। मतवाला पत्रिका से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए। प्रभावती, चोटी की पकड़, अप्सरा या निरुपमा? कौन सा निराला का प्रथम उपन्यास? प्रथम उपन्यास इनका कौन सा है बताइए। प्रश्न संख्या 9। कौन है? जल्दी से। तो निराला का प्रथम उपन्यास क्या है? अप्सरा। अप्सरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग कितने खंडों में है? यानी कि निराला की जो प्रसिद्ध कविता है बादल राग कितने खंडों में है? कितने खंडों में है बताइए। 9 खंडों में, 7, 8 या 6? बताइए। प्रश्न संख्या 10, उसका सही जवाब दीजिए, बताइए। तो कितने हैं? निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग कितने खंडों में है? तो कितने खंडों में है? 6 खंडों में। 6 खंडों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 11। महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 जल्दी से। प्रश्न संख्या 11 क्या होगा? गंगा प्रसाद पांडे। किसने लिखी है? गंगा प्रसाद पांडे। इसने क्या लिखी है? महाप्राण निराला, ठीक है, आलोचनात्मक पुस्तक है। कौन लिखे है? गंगा प्रसाद पांडे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निराला के अनुसार निराला की प्रथम कविता, निराला के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन है? प्रश्न संख्या 12। कौन है? तो जूही की कली। निराला के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निराला का दार्शनिक दृष्टिकोण माना जाता है। निराला का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है बताइए। प्रश्न संख्या 13 क्या है? तो क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से। तो अद्वैतवाद। क्या होगा? अद्वैतवाद। चलिए प्रश्न संख्या 14। किस कवि को नए कवियों का गौरखानात कहा जाता है?
किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ कहा जाता है? किस कवि को यानी कि नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है? तो यहाँ पे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका ही नाम होगा निराला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निराला का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? निराला का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? प्रश्न संख्या 15 जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 15 क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 यानी कि निराला का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? तो कौन सा है? निरुपमा। कौन सा है? निरुपमा। निरुपमा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरुपमा। निराला का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? निरुपमा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 16, निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी? निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी है? बताइए। सूर्य प्रकाश दीक्षित, नरेश मेहता या गोपाल सिंह, सोहनलाल द्विवेदी, किसने लिखी है? बताइए। प्रश्न संख्या 16 जल्दी से जवाब दीजिए। किसने लिखी है? सूर्य प्रकाश दीक्षित ने। किसने लिखा है? सूर्य प्रकाश दीक्षित ने निराला की आत्मकथा जीवनी लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निराला का आत्महंता आस्था नामक जीवनी किसने लिखी? निराला का आत्महंता नामक आस्था जीवनी किसने लिखी है? बताइए। प्रश्न संख्या 17 किसने लिखी है? जल्दी से। निराला का आत्महंता आस्था नामक जीवनी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 17 किसने लिखी है? तो दूधनाथ सिंह। किसने लिखी है? दूधनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? बताइए। प्रश्न संख्या 18, निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? कौन सा होगा? परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, अर्चना। प्रश्न संख्या 18 जल्दी बताइए कौन होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा सरोज स्मृति। कौन होगा? सरोज स्मृति। निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? सरोज स्मृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तुलसीदास काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1938 में। कब? 1938 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निराला का प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? निराला का प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? प्रश्न संख्या 20, निराला का प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? बताइए। 20 का जवाब दीजिए। 20 का जवाब क्या हो जाएगा? निराला का प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? तो नए पत्ते, ये भी सही है। अनामिका और परिमल, ये भी सही है। गीतिका और कुकरमुत्ता, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्या प्रश्न पूछा? ध्यान से देखिएगा। निराला का प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? तो नए पत्ते भी है, प्लस में आपका अनामिका, परिमल और गीतिका और कुकुरमुत्ता, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या होता है? फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या होता है? जल्दी से। प्रश्न संख्या 21 क्या होगा? फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। क्या होता है फागुन मास में? देखिएगा, फागुन मास में लोग खुश रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, खुशी। फागुन मास में लोगों के चेहरे में खुशी होती है। प्रश्न संख्या 22, पाठ में पत्ते किस किस रंग के है? यानी ये जो पाठ है उसमें पत्ते जो है कौन कौन से रंग के? प्रश्न संख्या 22 जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हरे और लाल है। पाठ में किन किन रंग के पत्ते हैं? हरे और लाल रंग के पत्ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
प्रश्न संख्या 22 का बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, बताइए। ललित ललित, घेरे घेरे, विकल विकल, तप्त धारा, कैसे। मैं आपको अलंकार नहीं पढ़ाया हूँ, अलंकार पढ़ाऊँगा व्याकरण सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जैसे जल, जेपीएससी सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, एसएससी, ग्रुप डी, सभी चीज़ की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 23 बताइए, तो कौन होगा। ललित ललित, घेर घेर, पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि पूरा किया जा रहा है। ठीक है, अगर एक को रखेंगे तो पूरा नहीं होगा, यानी कि डबल रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया। कवि जो है बादलों को क्या बोलकर संबोधित किए हैं, क्या बदल के। बादल के धन, मोहभंग, अनंत के धन और ये सभी। तो कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 24 बताइए जल्दी से, क्या कहकर संबोधित किए हैं। 24 बताइए, तो अनंत के धन कहकर संबोधित किए हैं। कौन। कवि जो बादलों को अनंत के धन कहकर संबोधित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 25, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करने चाहता है, यानी कि क्या करना चाहते हैं। बादल की गर्जन के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। बादल इस तरीके से है, तो बादल की गर्जन के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। घर में उत्साह, पानी का पढ़ना, समाज में निरुत्साह या समाज में उत्साह। प्रश्न संख्या 25 बताइए, 25 क्या होगा। कवि बादल की गर्जना के द्वारा क्या करना चाहते हैं, तो समाज में उत्साह बताना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किसकी आभा हट नहीं रही। ठीक है, हमारे पास टोटल 50 प्रश्न हैं। कितने हैं, 50 प्रश्न। अभी हम लोग कितना कर रहे हैं, 26 प्रश्न पर पहुँचे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, एक भी प्रश्न नहीं। ध्यान से देखिए, बाईचांस एक आध व्याकरण सेक्शन से आएगा अलग से, तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर चैप्टर की बात रही तो डेफिनेटली के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यहीं से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26, किसकी आभा हट नहीं रही है। किसकी आभा हट नहीं रही है, किसकी आभा हट नहीं रही है, बताइए। प्रश्न संख्या 26, तो फागुन की आभा हट नहीं रही। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल जो है किसका प्रतीक है। खुशी, उत्साह, क्रांति का, दुख का। उत्साह कविता में जो बादल है किसका प्रतीक है, बताइए। 27 किसका प्रतीक है, 27 तो क्रांति का। बादल किसका प्रतीक है, क्रांति का। चलिए उत्साह कविता में, ठीक है। चलिए, कवि बादलों से क्या संदेश देता है। कवि जो है बादलों से क्या संदेश देते हैं। सन्यासी जीवन, खुशहाल जीवन, गृहस्थ जीवन, नया जीवन। प्रश्न संख्या 28 बताइए, कवि जो है बादलों से क्या संदेश देते हैं, बताइए। क्या संदेश देते हैं, तो नया जीवन, बादलों से नया जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, बादल किस दिशा से आए हैं। बादल जो है किस दिशा से आए हैं, बादल किस दिशा से आए हैं, जल्दी से। तो अज्ञात, यानी कि हम लोग जान ही नहीं सकते कि कौन सी दिशा से आ रहे हैं। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्साह किस प्रकार की गीत है। उत्साह जो है किस प्रकार की गीत है। शोक, आह्वान, विदाई या उपरोक्त सभी। उत्साह किस प्रकार की गीत है, उत्साह किस प्रकार की गीत है, बताइए जल्दी। उत्साह किस प्रकार की गीत है, जल्दी से। तो किस प्रकार की गीत है, आह्वान गीत की थी। ठीक है, आह्वान मतलब कि बुलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान है। जन मतलब क्या होता है,
बताइए कमेंट में। नहीं जानते हैं मैं बताता हूँ। जन मतलब होता है लोग, यानी कि क्या होगा, विश्व के लोग। विश्व के लोग क्यों परेशान हैं? विश्व के लोग क्यों परेशान हैं, प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। जन मतलब लोग, क्यों व्याकुल एवं परेशान हैं? क्यों? भय या दुख के कारण, भीषण वर्षा के कारण, भयंकर गर्मी के कारण, घबराहट के कारण। 31 बताइए, 31 प्रश्न संख्या 31 बताइए, बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 31 जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 31, इसका जवाब क्या होगा? क्या होगा? विश्व के जन यानी कि विश्व के लोग व्याकुल एवं परेशान किस लिए थे? प्रश्न संख्या 31, तो किस लिए थे? यानी कि भयंकर गर्मी, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा भयंकर गर्मी है, अभी आप सभी को मालूम होगा, जिनके कारण परेशान थे। ठीक है। 32 धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए किसके लिए? बादल के लिए, ठंडा, कठोर, सौंदर्य के लिए? बताइए तो किसके लिए प्रयोग हुआ है धराधर? 32 का बताइए सही आंसर, किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसके लिए प्रयोग हुआ है? कठोर के लिए। किसके लिए? कठोर के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाह रहे? अट नहीं कविता में कवि किसे संदेश देना चाह रहे? बताइए किसे संदेश देना चाह रहे? प्रश्न संख्या 33, तो किसे? अपने प्रियतम को। ठीक है, अपने प्रियतम को संदेश देना चाह रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 34, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहे हैं? कवि जो है बादलों से क्या अनुरोध कर रहे हैं? बताइए। 34 क्या अनुरोध कर रहे हैं कवि बादलों से? बताइए। धरती को शीतल करने का, बारिश करने का, घनाघोर गर्जना की, बादल फटने की थी। किस चीज़ की? धरती को शीतल करने की। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर चैप्टर को अगर कहानी भी समझ लेंगे तो आसान से आप उत्तर कर सकते हैं। बहुत ही सहज प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? कौन सा महीना है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली छा जाती है? बताइए। आषाढ़, फागुन, श्रावण, माघ। 35 बताइए कौन सा महीना जहाँ पे चारों तरफ हरियाली छा जाती है? बताइए तो कौन सा महीना है? फागुन का महीना। ठीक है, फागुन का महीना में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऑप्शन नंबर बी छा जाती है। चलिए, विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ का सकल का अर्थ बताइए। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ क्या है? समा, हृदय, सामना, समाना या सब्र, सॉरी सब। 36 बताइए, 36 का क्या आंसर होगा? बताइए। तो विश्व के निदाग के सकल, यहाँ सकल का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? सकल का मतलब होता है सब। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। प्रश्न संख्या 37, आभा का अर्थ क्या है? आभा का अर्थ देखिए, वर्ड मीनिंग से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्ड भी ध्यान देना हो ताकि प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 बताइए। क्या आभा मतलब क्या होता है? चमक। आभा मतलब चमक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 38, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही? कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? बताइए। 38 का सही आंसर बताइए। कवि की जो आंख है कहाँ से नहीं हट रही? तो कहाँ से? अपने प्रियतम से? नहीं, प्राकृतिक सुंदरता से। बिल्कुल से प्राकृतिक के सुंदरता से नहीं हट रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं?
कौन सा ऋतु है जहाँ पे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं? ग्रीष्म, शरद, बसंत, हेमंत। बताइए कौन से ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं? ये तो आराम से आप बता सकते हैं। 39 का जवाब बताइए कौन सा ऋतु है? तो बसंत ऋतु। आप सभी को मालूम होगा कि गर्मी आने से पहले बसंत ऋतु आती है जो कि सारी पत्तों को झाड़ देती है। अगर आप सखुआ जहाँ पे है आप जाइए कोई से पेड़ में, तो वहाँ के देखिए पूरा पेड़ जो टकला हो जाता है, पूरा पत्ती रहता ही नहीं। अब देखिए नया नया एकदम सुंदर सुंदर पत्ता फूल एकदम खिलते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा? बसंत ऋतु में। हमारे पास और अभी 10 प्रश्न बचे हैं। कितना? 10 प्रश्न बचे हैं। अभी हम लोगों ने 40 प्रश्न कर दिए हैं। अभी तक मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगेगी तो आपको ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप नए होंगे तो चैनल में, तो आपको लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लस में आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे क्लासेस फ्री दिए जा रहे हैं, प्लस में प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा चीज़ फ्री में। फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, टारगेट बैच स्टार्ट है, सारा आपको प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कौन सी क्लास स्टार्ट हो, कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है। कमेंट करके आप बताइए कैसा लग रहा है क्लासेस और कौन से क्लासेस आप लोगों को चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। आकाश में पंखा फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है? आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाह रहे? कवि जो है वो उड़ जाना चाह रहे। कवि का पंछी मयूर रूपी मन, हंस या भंवरे और तितलियां, तोता और सारस। प्रश्न क्या पूछा? आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है? आराम से जवाब इसका दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 40, कौन उड़ जाना चाह रहा है? 40 का जवाब दीजिए। तो कवि का पक्षी यानी कि कवि का मन में जो पंछी रूपी भावना है वो मयूर रूपी मन उड़ जाना चाह रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। बहुत ही बेसिक प्रश्न है और परीक्षा में पूछे जाते, छात्र इसी में घबरा जाते हैं। चलिए आपके पास 41 है प्रश्न संख्या। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? जल का बरसना किसका प्रतीक है? अशांति और सुख का, अशांति और दुख की, शांति और दुख की, शांति और सुख की स्थापना। बताइए 41 का सही जवाब दीजिए। क्या होगा? कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किसका? शांति और सुख का प्रतीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बादलों की हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? जल्दी बताइए किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? 42 किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बिजली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 कवि बादल में किसका स्वर सुनाता है? कवि जो है बादल में किसका स्वर सुनाता है? 43 बताइए। 43 का जवाब दीजिए। 43 का क्या हो जाएगा? तो बादलों में किसका स्वर सुनाता है या सुनता है? तो क्या हो जाएगा? क्रांति की। 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 बताइए। प्रश्न संख्या, धराधर किसका सामनार्थी है? यानी कि धराधर जो है किसका सामनार्थी है? 44 बताइए कि इसका सामनार्थी है धराधर। जल्दी से, किसका सामनार्थी है? तो बादल। बादल का सामनार्थी क्या? धराधर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45 पाठ पाठ का अर्थ बताइए। पाठ पाठ का आराम से आप बता सकते हैं। पाठ जगह जगह, आधार, अन्याय, डुबोया। 45 बताइए। 45 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ पाठ का यानी कि जगह जगह। पाठ पाठ बोलते हैं ना, पाठ क्षेत्र यानी कि जगह वाली, तो वही चीज़ें। ठीक है, 45 का जो सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? ठीक है, बादल जो है अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? आकाश को, घरों को, तारों को, पंछियों को। तो आराम से जवाब दिए। 46 का जवाब आराम से। ऐसे बेसिक आप दिमाग लगे तो किसको घेरेगा? आकाश को। घर को घेरता नहीं, तारों को घेरता नहीं, पंछियों को घेरता नहीं, किसको घेरता? आकाश को। ठीक है, चलिए 47 कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? कवि जो है बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? चले जाने के लिए,
गर्जन करने के लिए, वर्षा करने के लिए, उपयुक्त सभी। बताइए, इसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। किस लिए? कि वर्षा कराने के लिए। ठीक है, चले जाने के लिए तो बोलेगा नहीं, गरजने के लिए बोलेगा नहीं, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चले जाने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करवा दे रहा हूँ, और डेफिनेटली कि सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ठीक है, 48 अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? बताइए, 48 का जवाब दीजिए। 48 कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। 48 का जो सही आंसर हो जाए क्या? बी। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए सेकंड लास्ट हमारे पास प्रश्न बचे हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है? 49 उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उड़ने के नम में, ये नाम में है या नम में? उड़ने के नम में 49 क्या है? उड़ने के, सॉरी नम यहाँ पे आ गया ना, वही मैंने बोला ना, नम नहीं, यहाँ पे नभ होगा। उड़ने के नभ में, ठीक है, नभ में तुम पर कर देते हो, पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 49 का जवाब दीजिए। 49 का जवाब क्या आ जाएगा? तो कौन सा होगा? यमक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने धरती को कैसा बताएगा? लास्ट प्रश्न आपके सामने, ये आपके लिए होमवर्क है, धरती को कैसा बताएगा। लेकिन बता ही देता हूँ, आप लोग होमवर्क में मैंने प्रश्न नहीं दिया। क्यों? कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते, उन छात्रों को मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो धरती को कैसा बताया? गर्म और तप बताएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क मैंने आज नहीं दिया, बाकी बात मैं पूछता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि क्लास कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का चाहिए। आपको झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही किस चीज़ का चाहिए क्लास? तो झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों की हिंदी की, चाहे खोट्ठा हो, क्षेत्रीय भाषा, कोई भी, सभी का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को अन्य एग्ज़ाम में भी अगर उत्साह अट नहीं रही से अगर ये सिलेबस में मेंशन है तो समझ लीजिए कि यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न भी छूटने वाले नहीं है। बाकी बात प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, PDF के नीचे आप लोग जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी वैकेंसी होती है, कौन कौन सी वैकेंसी निकल रही है, न्यू वैकेंसी, उसका अपडेट दिया जाता है, प्लस में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी बातें की जाती है। प्लस में आपको ऑनलाइन में फ्री क्लासेस दिए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो वो फ्री क्लासेस कर सके आराम से, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। बाकी बात, तब तक के लिए अपना राय ज़रूर दीजिए, क्लास कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।